अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइल है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कल सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू करने का और जारी रखने का जो मशरूत फैसला दिया है वो एक तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रेशर ग्रुप्स को नज़रअंदाज कर दिया और एक तारीख रकम की। आला अदलिया ने एक सियासी जमात का तमाम प्रोपेगेंडा खाक में मिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी फैसले से रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि मुल्क की सिक्योरिटी हर चीज़ से बालातर है। चीफ जस्टिस और आला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का यकीनन ये एक बेहतरीन जवाब है। दहशतगर्दी इंतशार की सियासत करने वालों के लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है, लेकिन इस फैसले के बाद अब जो सियासत ऐसी कर रहे हैं, जो अनासर जो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक वाज़े पैगाम है कि मुल्क की सलामती हर चीज़ से बालातर है। अब कानून आहनी हाथों से ऐसे अनासर से निपटेगा और ये बात अटल है कि मुल्क की सलामती से कोई भी चीज़ बालातर नहीं है। तो ये जो मशरूत फैसला सामने आया है, इसके आगे चलकर असरात क्या होंगे और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके लिए ये कैसा पैगाम है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपने पुराने जख्मों को भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार उनकी जानिब से खुद से होने वाली ज्यादती और इंतकाम की याद उन्हें एहतसाब और हिसाब लेने का मुतालिबा करवा रही है। उनका ये कहना है कि अगर हिसाब ना लिया गया और एहतसाब ना हुआ, जिन्होंने मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन था और उनकी हुकूमत को गिरा दिया, मुल्क पीछे चला गया, मईशत को भी नुकसान हुआ, अगर हिसाब ना लिया गया तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये खेल बंद नहीं होगा और मुल्क का इसी तरह से नुकसान होता रहेगा। तो नवाज शरीफ के इस मुतालिबे में कितना वजन है और क्या एहतसाब मुमकिन है, और नवाज शरीफ के इस मुतालबे में जिनका वो एहतसाब चाहते हैं कौन कौन इस दायरे में आ सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ बड़ा अहम तरीन मामला, इलेक्शन की तैयारियां जारी थी, लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से करवाने का जो नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया और ROs और DROs की जो ट्रेनिंग का सिलसिला था उसे भी रोक दिया गया है, जिस पर जो रद्द अमल सियासी जमातों के जानिब से सामने आ रहा है उस पर शहबाज शरीफ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है तहरीक इंसाफ पर कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जब IMF से डील होने वाली थी तो उस दौरान भी PTI ने इसी तरह की कुछ साजिश करके जो IMF का प्रोग्राम था उसे रोकने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PTI इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है, फरार चाहती है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन चाहती हैं, जबकि अदालत ने जो अपने फ़ैसले में कहा तो इलेक्शन का कहना है कि जो इलेक्शन के हवाले से अदालत का जो फ़ैसला है उसमें यह कहा गया है कि अगर बड़ी जमातें इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगी तो फिर कौम का वक्त और पैसा बर्बाद होगा। तो इस पर जो सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ क्या है और तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या समझती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ अदालती एक और अहम मामला है, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस का, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक ISI चीफ बतौर फरीक नामजद किए गए हैं और दीगर अहम शख्सियात भी हैं जो कि इस मामले में नामजद की गई हैं। तो ये अब मामला किस जानिब जाएगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। तो जब एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं मामलात पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने कल सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने का जो मशरूत फैसला दिया, इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो कलअदम करार देने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है, ये फैसला कितना खुश आइन है और मुल्क की सलामती के लिए आप इसे कितना अहम फैसला करार देते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बड़ा खुश आइन फैसला है और रियासत पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों से आपको पता है लड़ रही है और उनके सहूलतकारों को भी लड़ रही है। सो ये जो पैगाम है ये दहशतगर्दों के लिए भी है और उनके सहूलतकारों के लिए भी है और ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो
फैसला किया है ये प्योरली नेशनल इंटरेस्ट में फैसला है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे जितने भी हमले हो रहे हैं और स्टेट की मशीनरी के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं, हमारे जवानों के ऊपर, हमारे अदारों के ऊपर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हो रहे हैं, मेरा ख्याल है उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई मौजू फैसला किया है और इससे जारी बात है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, स्विफ्ट जस्टिस होने के चांसेस हैं। और मैं एक बात बताऊं, नॉर्मली बहुत सारे लोग समझते थे कि जी शायद इससे कुछ जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा या जमहूरी आज़ादी में कोई नुकसान आएगा। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। रियासती अदारों पे जो हमले, स्टेट इंस्टीट्यूशन पे जो हमले हैं, ये दुनिया के किसी मुअज़्ज़म मुल्क में नहीं होते। ये पाकिस्तान के एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये काम कर रहे थे और जारी बात है ये उनको बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ें नहीं चल सकती। पाकिस्तान को 76 साल हो गए हैं बने, क्या हमने आपस में लड़ते रहना है? क्या हमने इससे आगे नहीं जाना? सो जो सिविलियंस के मिलिट्री जो ट्रायल हैं इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छे अंदाज से लिया है। अच्छा कमर चीमा साहब, एक नुक्ता ये भी उठाया जा रहा है कि इससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, तो आप क्या समझते हैं कि इस एतराज़ में कुछ हकीकत है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है कि इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो सकती है इस फैसले से? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये जो फैसला दिया है तो उनको इस चीज़ का अंदाजा है कि उनको ट्रस्ट है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑपरेट करते हैं, वो किसी बाहर की, ये नहीं है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लीगल ऑपरेटर्स के अंदर आते नहीं है। सो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट है तो वो ये कह रहे हैं और इससे कोई किसी के राइट्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते या किसी के राइट्स खत्म नहीं होते या कम नहीं होते। अमूमन मिलिट्री कोर्ट्स के बाद जब जो केस है वो दूसरे कोर्ट्स में भी जाता है। सो ये पाकिस्तान के आइन के तहत सारा कुछ हो रहा है। अच्छा कमर चीमा साहब, मशरूत फैसला दिया गया है, तो इस मशरूत फैसले से हम क्या मुराद ले सकते हैं? जारी बात है, देखें सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहती है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं अगर समवेयर कहीं पे जो जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं अगर वो किसी जगह पे मुतमिन नहीं है, उनको कोई मसला है तो वो बाकी मेन स्ट्रीम अदालतों से भी रिजू कर सकते हैं। और बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स को भी इस हवाले से कहा गया है कि वो कोई ऐसा काम ना करें या कोई ऐसे चीज़ें ना हो जिसकी वजह से लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर हों। सो सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। बेशक मिलिट्री कोर्ट्स हों जिनका काम इनिशियली स्विफ्ट जस्टिस देना है, ये नहीं होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स अपनी मर्जी से चीजें करते रहे। और नॉर्मली देखें मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं अमूमन कोई पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मिलिट्री कोर्ट्स चलती हैं और हमारे केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम, आपको पता है मैडम, पिछले 15-18 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अमूमन हम देखते हैं कि अदालतों के अंदर साल केसेस लगे रहते हैं, हुकूमत भूल जाती है, वो लोग रिहा हो जाते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स में एक कंसिस्टेंसी होगी, हमें चीज़ों की समझ होगी और जो केसेस होंगे उनको स्विफ्ट तरीके से जो सजाएं मिलेंगी ताकि वो जो कई साल लोग, आपको पता है, जेलों में पड़े रहते हैं और पता चलता है कि वो तो मुलव्वस भी नहीं थे। सो मिलिट्री कोर्ट्स उन चीज़ों का भी ख्याल रखेगी। अच्छा कमर चीमा साहब, यानी कहने का मतलब ये है कि मुलजिम के पास अपील का हक होगा, और दूसरा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं कितने साल के लिए हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, और आपको अभी सूरत हाल में क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन इसके दायरे में आ सकता है? देखिए मैडम, इसमें कुछ तो जारी बात है, आपको पता है 9 मई के हवाले से 103 अफराद चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। वो 9 मई के हवाले से जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने मिलिट्री की तंसीबात पे हमले किए, जिन्होंने कोर कमांडर के घरों पे हमले किए, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, और जिनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रियासत पाकिस्तान, पाक फौज और उनकी तंसीबात पे हमला करना का इसका क्या मतलब है, ताकि आइंदा कभी किसी की जरूरत ना हो। और दुनिया और हमारे इर्द गिर्द भारत और बाकी ममालिक तो हंस रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी फौज पे और अपनी मिलिट्री तंसीबात पे हमला कर रहे हैं। क्या फर्क रह गया टीटीपी और क्या फर्क रह गया सियासी वर्कर में अगर वो सारे फौज पे हमला करें? तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ और डिपेंड करेगा, जो आपका सवाल था कितनी सजाएं होंगी, जारी बात है किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, जिस हिसाब का किसी का जुर्म होगा मिलिट्री कोड उस हिसाब से फैसला करेगा। बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा। अच्छा कमर चीमा साहब, एक चीज़ हमें और बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में जो हम दहशतगर्दी के वाक़यात देख रहे हैं, दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आ रही है, आपको लगता है कि इस फैसले से इसकी बीख कनी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी?
देखिए अक्सर असल मकसद तो ये है कि डिटेरेंस क्रिएट करना। हम्म। असल मकसद तो ये है कि दहशतगर्द हों, सहूलतकार हों, आम आदमी हो, उन लोगों को ये पैगाम देना कि वो किसी किस्म के हथकंडे में ना आए, किसी शख्स के, किसी ग्रुप के नरगे में ना आ जाएँ, किसी के खौफ में ना आ जाएँ। जो अफ़गान हैं, हमारे भाई यहाँ पे थे, उनको जो निकाला गया है, तो उसमें से कई पाकिस्तानी ऐसे भी हो सकते हैं जो उनको किसी किस्म के फैसिलिटेट कर रहे हों। सही। तो उस हवाले से वो ज़रूरी तो नहीं वो मिलिट्री कोर्ट में आए, लेकिन मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जो भी फैसिलिटेटर होगा किसी दहशतगर्द ग्रुप का, उसको ज़ाहिर बात है इसमें ज़रूर ट्राई किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मसले को हल कर दिया है। हम कब तक इन दहशतगर्दों की जो है वो निर्गे में रहेंगे, और ख़ास तौर पे ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर 9 मई को हम्म। ख़राब करने की कोशिश की गई और जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, ये भी एक ठीक। पैगाम जो है वो पाकिस्तान के गयूर पाकिस्तानियों को जाएगा कि ऐसे सियासी लोगों के हाथों में नहीं खेलना। बिल्कुल ठीक है। मुल्क दुश्मन अनासिर को ये वाज़े पैगाम है कि मुल्क की सलामती सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है, और ऐसे अनासिर को उनकी मज़मूम कार्रवाइयों में और जो उनकी इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं, उनको भरपूर तरीके से रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे नवाज़ शरीफ के मुतालिबात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात की। उनकी जानिब से ये मुतालिबा है कि एहतसाब लिया जाए, हिसाब लिया जाए। आखिर उनके इस मुतालिबे में वजन कितना है और कौन कौन इसके दायरे में आ सकता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवाज शरीफ की जानिब से आजकल जो मुतालिबा ज़ोरों पर है, और हर खिताब में वो जो मुतालिबा कर रहे हैं वो एहतसाब का है और हिसाब का है। उनका ये कहना है कि ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए, ये खेल अब बंद होना चाहिए कि एक चलती हुई जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि ये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। उनका ये भी कहना था कि ये सिर्फ सज़ा उन्हें नहीं दी गई थी बल्कि मुल्क के 25 करोड़ आवाम को दी गई थी। नवाज शरीफ के इस बयान में वजन कितना है और क्या एहतसाब मुमकिन है, इसी मामले पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं लालचंद माली साहब, PTI के रहनुमा। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर गबोल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले लालचंद माली साहब, आपसे सवाल है, नवाज शरीफ का ये मुतालिबा कि चलती हुई एक जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया जाए, कल उनकी हुकूमत निशाना थी, आज तहरीक इंसाफ की है, कल कोई और हुकूमत भी हो सकती है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का एहतसाब और हिसाब का मुतालिबा दुरुस्त है सियासी इस्तेहकाम के लिए? जी शुक्रिया। देखें, किसी ने भी नवाज शरीफ या PMLN की चलती हुई हुकूमत को नहीं गिराया था। जब उनकी हुकूमत गिरी या वो वज़ीर आज़म नहीं रहे तो उस वक्त उसकी खुद की हुकूमत थी और उनके कहने पे ही एक इंक्वायरी शुरू हुई थी और वो पनामा पेपर्स की थी। और पनामा पेपर्स आपको सबको पता है कि ये किसी लोकल सहाफ़ी का काम नहीं था, ये एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की का एक कंसोर्टियम था या ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी वजह से वो सामने आया था। पूरी कौम ने एक मुतालबा किया और उस पे एक इंक्वायरी हुई और नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में खड़े होकर गलत बयानी की। उन्होंने अपने ज़राए बताए, फिर वही चीज़ उन्होंने कोर्ट में आके कहा कि मैंने जो असेंबली में बात की थी तो वो एक सियासी बात थी। उन पे इल्ज़ामात साबित ठहराए और वो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक़्त। ये कोई उस वक़्त ना तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, ना बिलावल भुट्टो थे, ना कोई और था। ये तो सब कुछ इनकी हुकूमत में हुआ। सही। ज़ुल्म, ज़्यादती तो अब हो रही है जब ये सब कुछ साबित था उन पे और आज भी जब उनको रिलीफ मिल रहा है 1 महीने के अंदर। हालाँकि उनको सज़ा हुई और उन्होंने सज़ा बजाय जेल के पीछे वो सज़ा का वक़्त उन्होंने वहाँ पे निकाला हाँ। और जब वापस आए हैं तो अदालत उन्हें वापस जो उनसे पूछती कि भाई आप एवन फील्ड, अल अज़ीज़िया जिन-किन केसेस में अंदर गए थे, क्या आपको कन्विक्शन हुई थी? आज सही। भी आपके पास उसकी कोई रसीद नहीं लेकिन है। लालचंद आप माली लिहाज़ा साहब, फिर तो जेल ये गए। सवाल उठ रहा है कि उस वक्त का अदालती लेकिन फैसला वो गलत था या फिर अब जो अदालतों ने उनको बरी कर दिया है वो फैसला गलत है? देखिए, उस वक़्त सिर्फ़ एक अदालत ने फैसला नहीं किया था, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। उसके बाद वो फैसले जो है फैसला किया और ये सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को भिजवा दी। उसपे बाकायदा जरा हुई, बाकायदा उसपे केस चला, उसके बाद ये सज़ाएँ हुईं। लेकिन आप उन सब सज़ाओं को छोड़ दें, एक अवाम की अदालत है जो आज भी पूछ रही है मियाँ साहब से कि ये जो एवन फील्ड वाले फ्लैट्स हैं,
जिसके लिए मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि मेरी पाकिस्तान तो बाहर तो दूर की बात, मेरे पास पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो आज भी उनकी रसीदें दिखा दे, उनके सही। पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये सवाए इसके कि सडीगल हो गई है, यानी हमारी बात हो गई है, अब हाँ। हमारी बारी है, इसलिए उनको लाया गया है। उसके सही। लिए उनको हर किस्म की सहूलत दी जा रही है, और उनके मुखालफिन को, खासतौर पर ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में कुचलने और इंतखाबात से बाहर निकालने की साजिश की जा रही है। और यही इल्ज़ाम वो आपकी हुकूमत पर लगाते हैं जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिरी थी। अच्छा नादिर कबूल साहब, आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ का ये एहतसाब का मुतालबा हकीकी है या इसे एक सिर्फ सियासी बयानिया करार दिया जा सकता है? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त प्योरली सियासत खेल रहे हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जिन लोगों ने गारंटी दिया है कि आप वापस आए पाकिस्तान, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको एयरपोर्ट पे ही बेल दे दिया जाएगा, आपके लिए हर जगह रेड कारपेट बिछाया जाएगा, तो कभी भी उनकी जो पॉलिसी है उनके खिलाफ नहीं जाएंगे या उनके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं करेंगे। असल में नवाज शरीफ साहब का जो निशाना है वो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जिन्होंने सेलेक्ट करके 2018 की हुकूमत बनाई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन्हीं को जिम्मेदार ठहराती है 2018 के बाद की तबाही की। मगर नवाज शरीफ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, वो सीरियस नहीं है इस मुतालबे के कि जिन लोगों ने पिछली दफा पाकिस्तान का वोट और मैंडेट अवाम का चुराया था, उनके खिलाफ एहतसाब होनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने पहले ही नवाज शरीफ से गारंटी ले ली है कि आपको हम दोबारा से पाकिस्तान आने दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आपकी पार्टी को जिता देंगे, मगर आपने इस तरह की बातें नहीं करनी, इस तरह के मुतालबात नहीं करने। तो क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आवाम है, उनको ये बातें पता है, इन बातों से आगाह है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह माजी में सेलेक्ट होकर आए थे, दोबारा से सेलेक्ट होकर आने चाह रहे हैं, तो उस आवाम को थोड़ा-सा फेस सेविंग के तौर पे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर तो वाकई में नवाज शरीफ साहब सीरियस हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मुतालबा है कि गैर जमहूरी कुव्वतें जो हमेशा से जमहूरियत को हाईजैक करती हैं, सेलेक्ट करके हुकूमतें लाती हैं, उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। फिर तो नवाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी को शाना बशाना वाकई में स्लोगन के साथ जाना चाहिए इलेक्शन के अंदर कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी मोटो था। और हुकूमत आती है कि अंदर पीपल के डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी मोटो था। और फिर जब जो भी हुकूमत आती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, फिर उनको इस वादे पे कायम भी रहना चाहिए कि जमहूरियत को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, सिविलियन हुकूमत को और गवर्नेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि कोई भी तीसरी कुव्वत या गैर जमहूरी कुव्वत, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पार्लियामेंट के अंडर ना आता हो, वो मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश ना करे। उम्मीद यही है, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, लेकिन नादिर साहब, अगर पीपल्स पार्टी को इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ को लाया गया है और उनको इस बात की गारंटी दे दी गई है कि उन्हें वजीर आजम बनाया जाएगा, तो फिर पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पर अपना वजीर आजम लाने का दावा कर रही है? देखिए, हमें तो ये पता है कि इलेक्शन जो होता है वो एक हद तक रिग हो सकता है। अभी कोई भी ऐसी पार्टी ऐसे पोजीशन में नहीं है कि हालांकि अगर सारी गैर जमहूरी कुव्वतें मिलकर भी किसी एक पार्टी को जिताना चाहे तो वो ऐसे पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप समझें कि पॉलिटिकल एक तोड़ फोड़ का शिकार के बाद, मतलब पाकिस्तान की आवाम किसी भी एक पार्टी के लिए इतना नहीं निकलेगी कि वो उसको अकेले सिंपल मेजोरिटी दिला सके। तो जैसे आसिफ जरदारी साहब ने बोला है कि जो भी हुकूमत आएगी वो एक कोalition गवर्नमेंट ही होगी। तो कोalition गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी तादाद से सीट्स लेकर आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर अगली हुकूमत नहीं बन सकेगी। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो यही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, पर अगर कोई एक पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं भी लेकर आती है तो तमाम पार्टीज को साथ बैठकर, जिस तरह 2022 के बाद कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी, तो आसिफ जरदारी साहब दोबारा सेंट्रल रोल अदा करेंगे। और लास्ट टाइम तो आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, मगर इस दफा आसिफ जरदारी साहब इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा लालचंद माली साहब, आप बताइएगा कि आपको भी इस बात का यकीन है कि अगले आने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ हैं और आइंदा इलेक्शन में
तहरीक इंसाफ अपने आप को कहाँ देख रही है, क्योंकि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई देने जा रही, इसके अलावा गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, शेर अफजल मरवत को भी आज गिरफ्तार किया गया, तो अपने आप को कहाँ देखती है तहरीक इंसाफ? जी देखें, जो कमल भाई ने बात की है, मैं थोड़ा उस पर कमेंट करना जी। चाहूँगा। बजाय इसके कि कौम की कोई खिदमत करते, इन्होंने मुआशी हालत बर्बाद की, इन्होंने हमारी खारजा पॉलिसी बर्बाद की, इन्होंने आप हमारे बॉर्डर्स कमजोर कर दिए, दहशतगर्दी को ये वापस ले आए, महंगाई बढ़ा दी। तो सारी चीजें जो है इन्होंने गुज़िश्ता 2 साल या 16 माह में पाकिस्तान में लोड शेडिंग समेत सब इन्होंने वापस उनका तारुफ करा दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आप बात कर रही हैं, देखिए अगली हुकूमत कौन बनाएगा, उसके लिए सबसे पहले तो अगली हुकूमत उसको बनाना चाहिए या उनको बनाना चाहिए जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट दे। और सही। उस वोट के लिए वो एक एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के लिए होना लाजमी है। सही। जिसके लिए आप देखिए, जो साबका हुकूमत है, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज लीग हो, वो उनको तो मुयस्सर है। वो जलसे भी कर रहे हैं, वो जुलूस भी करते हैं, वो तकरीरें भी करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, वो टीवी पे उन्हें लाइव टाइम, प्राइम टाइम भी दिया जाता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसकी कयादत पूरी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत सब जेलों में इस वक्त है। हमारे कारकुनान पे, हजारों कारकुनों पे एफआईआर है। लेकिन इस पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो यकीनन पीटीआई की फेवर में है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार मलिहा हाशमी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिहा साहिबा, नवाज शरीफ है आजकल जो बयानात दे रहे हैं, आप क्या समझती हैं उनकी समत सही है? उनको क्या माजी को भुलाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे मुस्तकबिल की जो उनकी तरजीहात हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए, या आप समझती हैं कि वाकई उनकी जानिब से जो एहतसाब का मुतालिबा है वो होना चाहिए, क्योंकि जो खेल चल रहा है एक जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया जाता है, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी कोई शख्स एहतसाब का मुतालबा करता है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो खुद एहतसाब के पैरामीटर्स पर किस हद तक पूरा उतर रहा है। क्या मियाँ साहब ने खुद एहतसाब के पैमाने पर अगर उनको परखा जाए तो क्या वो आज तक अपनी मनी ट्रेल देने में कामयाब हुए? जिन लंदन फ्लैट्स में आज भी उनका ख़ानदान रिहाइश पजीर है, जहाँ वो खुद भी 4 साल रहते रहे, जब वो अपने इलाज मुआवजे की गर्ज से बता कर गए अदालत को, तो क्या आज तक वो मनी ट्रेल से ये साबित कर सके कि ये आमदन से ज़ायद असासाजात का जो केस था ये झूठा था, ये गलत था? और ये रसीद है जी, ये वो ज़राए थे, जिस तरह उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था पार्लियामेंट में कि हुजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। जी। और बाद अज़ा उनके वकील ने अदालत में कहा कि वो तो महज पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक स्टेटमेंट थी। तो गुजारिश ये है कि मियाँ साहब इदारों का एहतसाब उस वक्त करने की बात करें जब वो खुद एहतसाब के लिए तैयार हो, खुद एहतसाब के लिए खुद को पेश कर सकें। उसमें तो वो बुरी तरह से नाकाम रहे। अब ये कहना कि जी मेरा पूछना तो बनता है, सवाल करना तो बनता है, मैं इंतकाम नहीं चाहता लेकिन मैं सवाल तो करूंगा, तो ये बहुत ही एक मज़ाक़ा खेज सी बात है कि जो खुद इदारों को, अदालतों को हिसाब किताब नहीं दे सके, वो इदारों का एहतसाब करने के लिए पर तोल रहे हैं। तो मलिहा साहब, ये फिर एक obviously सियासी हमारे बयानिया इदारों भी के कहा लिए जा भी, सकता है, सियासी बयानिया, क्योंकि ये भी एक देखिए जी, सियासी बयानिया तो तभी इंतकाल कर गया था इनका कि जिस वक्त वोट को इज्जत दो बड़ी ज़बरदस्त पेस पकड़ रहा था, बड़े ये खुद को मजलूम साबित करने में बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुके थे अवाम में। लेकिन फिर ये हुआ कि जिस तरह से पिछले 1.5 साल में आप देखें, ये बड़ी वैसे बदकिस्मती की बात है और बड़ी आई थिंक सेल्फिश बात है ऑन मियाँ साहब पार्ट कि वो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल ही खुद से जुदा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोया 1.5 साल में जो कुछ भी नालायकी थी, जो कुछ भी महंगाई, इमरान खान दौर में भी कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी, तब भी बहुत महंगाई थी, तब भी अवाम का बुरा हाल था। लेकिन ये कि 1.5 साल ये निगरान हुकूमत से पहले का आप जो अरसा देख लें, इमरान खान हुकूमत गिराने के बाद, उसमें हर चीज की कीमत में 4-4 गुना इजाफा हो गया, 5-5 गुना इजाफा हुआ। तो अब मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है ना कि शहबाज शरीफ हुकूमत का जो दौर है उससे बिल्कुल खुद को अलग दिखाएं और कहें जी कि मेरा तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं था, और फिर ये कह सकें कि दोबारा से इदारों की तरफ तोपों का रुख करके कहें कि हम बड़े मजलूम हैं, तो जनाब ऐसा होने का नहीं। सियासी जमातें तो एक दूसरे पर यही इल्जामात लगाती हैं, तहरीक इंसाफ उन पर इल्जाम लगाती है कि महंगाई लेकर आई, लेकिन मैं एक मिनट ये कहना है कि वो तहरीक इंसाफ ने सब कुछ किया।
ये मैं एक मिनट ये कंप्लीट कर लूं जरा। देखें, जो 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का था उसमें मिफ्ता इस्माइल को कुछ ही अरसे बाद बतौर वजीर दाखिला जो रिप्लेस किया गया, इसहाक डार साहब को लाया गया बड़े प्रोटोकॉल के साथ, रियासती प्रोटोकॉल के साथ। वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी, मंशा और रिकमेंडेशन थी। हाँ। वो शहबाज शरीफ से ज्यादा नवाज शरीफ का फैसला था। तो पहली बात तो ये कि मियां साहब खुद को अलग नहीं दिखा सकते अब उन फैसलों से जो कि रिसेंट पास्ट में शहबाज शरीफ हुकूमत में लिए जाते रहे। दूसरा ये कि जहां तक बात है इल्जाम तराशी की, तो देखें एक शख्स दूसरे पे इल्जाम लगाता है, दूसरा पहले पे लगाता है। हम इस पे नहीं जाते कि सियासतदान आपस में क्या बात कर। आप देखें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी जो इजलास हुए उसमें जिस तरह से बातें सामने आई, मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सियासी जमातें अपना एहतसाब करके ये बताने के लिए आज तैयार नहीं है कि हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया। वो अवाम को रिलीफ देने के हवाले से अपनी कारकर्दगी पे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता लड़ाई सारी इस बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी साइड पे हो जाए, दूसरा कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हमारी साइड पे हो जाए। इदारे जब तक एक सियासी जमात के हक में उनको लगे कि फैसले दे रहे हैं, और सियासी उनको जमातों सपोर्ट ने कर रहे ये हैं, खुद भी मौका तब तक फराहम मीठी किया है। है। मलिया साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब बिल्कुल। वापस आएंगे तो इसे मौजू पे हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के हवाले से जो एक अहम फैसला आया है उस पर भी बात होगी। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई की दरख्वास्त पर जो एक अहम फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से लिया गया और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तैयारियों को इससे एक धचका पहुंचा है। लालचंद माली साहब, तहरीक इंसाफ आखिर क्या समझती है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि तहरीक इंसाफ असल में इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है। क्या कहेंगे आप? जी, दीगर जमातों की आपने बात की तो आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये वही दीगर जमातें हैं जो माजी में हुकूमत में रही हैं और जब पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई तो मुसलसल 1-1.5 साल ये हो गया है उस पे ये इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया तो इन्होंने उनको रेजिस्ट किया और इलेक्शन नहीं होने दिए। अब जब कौमी असेंबलीज डिसॉल्व होने वाली थी तो उससे पहले इसी हुकूमत ने, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक फैसला करवा के सेंसस का इन इंतखाबात को हल्का बंदियों के नाम पे 3 से 4 डिफर करवा दिया। अब जो ये जमातें हैं जो मुसलसल, आप अगर आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू देखें जो 2 दिन पहले उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा 8 से 18 हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं, यानी वो डिले के लिए तैयार। पीएमएल-एन आज तक जिस दिन आए हैं नवाज शरीफ ने अवाम का जो मूड देखा है उसके बाद उन्होंने अवाम में जाने और उतरने से इनकार कर दिया है। हम चाहते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर्स की निगरानी में ये इलेक्शंस करवाए जाए। इसके लिए हमने पिटीशन की थी क्योंकि जो डीसीज को जिनको डीआरओ लगाया जा रहा है ये वही डीसीज है जिन्होंने आज हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बरामद साहब उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये वही डीसीज है जो 12-12 बार 14-14 बार जो हमारी कयादत जेलों से बाहर निकलती थी तो उनको MPO 3 में यानी तहरीक इंसाफ ताखीर नहीं चाहती है लेकिन शफाफ इंतखाबात चाहती है, यही मौकिफ है? एक मिनट बस मैं इसको खत्म करता हूँ। और वही डीसीज है जो हमें कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं देते, हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं देते। हम गए थे बुनियादी तौर पर ये मुद्दा लेके, ये प्ली लेके अदलिया के पास कि हमें अदलिया से ऑफिसर्स चाहिए जो इस पूरे इंतखाबात को मॉनिटर करें और कंडक्ट करवाएं। अदलिया ने एक अपना फैसला दिया है उस पे हमारी पार्टी ने आज कंसल्टेशन शुरू कर दी है। हम एहतजाज में भी किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि अगर मैं एहतजाज में भी इन डीआरओ के अंडर इलेक्शन में जाना पड़े तो हम इलेक्शन में जाएंगे। हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो या आगे जाए। एक और चीज जो मैं ऐड करवाना चाहूँ, इलेक्शन कमीशन में भी मैलाफाइड है। इलेक्शन कमीशन ने अगस्त में एक लेटर लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को और कहा था कि हमें अदलिया से अफसरान चाहिए। ठीक है नादिर साहब, पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट का जो आज फैसला सामने आया है, आरओज और डीआरओज की जो है फिलहाल रोक दिया गया है उनकी तरबियत को, क्या पीपल्स पार्टी समझती है? तहरीक इंसाफ के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर और क्या वाकई एक साजिश इसे करार दिया जा सकता है जैसे कि नून लीग का भी मौक़िफ़ यही है?
जी, बिल्कुल, इस वक़्त देखें बहुत एक बात क्लियर है कि सिर्फ़ एक पार्टी है जिसने अपना इलेक्शन मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। बिलावल साहब हर सूबे में बड़े-बड़े जलसे कर रहे हैं। तो एक ही पार्टी है जो सीरियस है इलेक्शंस के बारे में, और क्योंकि उनको पता है, हमारे को पता है कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं माज़ी में, हमारे लीडरान शहीद हुए हैं जमहूरियत के खातिर, तो हम इलेक्शंस में डिले नहीं चाहते हैं। बाकी तमाम पार्टीज़, चाहे पीटीआई हो, क्योंकि पीटीआई को नज़र आ रहा है कि वो नहीं जीत सकते इलेक्शन, नवाज़ शरीफ को ये नज़र आ रहा है कि उनके लिए भारी अक्सरियत, जिस तरह से वो, जिनको जो आदत है उनको, जिस तरह 1996 में उनको गिफ्ट की गई थी भारी अक्सरियत, या उससे पहले भी 1991 के बाद जो इलेक्शन इंजीनियर करके उनको भारी अक्सरियत दी थी, तो उनको वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो सब तमाम पार्टीज़ फ़िलहाल, मौलाना साहब ने तो क्लियरली बोला है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते, तो ये सारी पार्टीज़ इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने की कोशिशों में नहीं है। सर, पाकिस्तान उन्होंने तो कहा है कि अमन और अमान की सूरत हाल क्योंकि ऐसी है तो इलेक्शन तो वो चाहते हैं, लेकिन अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। नहीं, पहले उन्होंने बड़ा ही अजीब कोई बात की थी कि पता नहीं बर्फबारी होगी, क्या होगी, हालांकि जी पता नहीं सैलाबों में भी जी जी इलेक्शन हुए हैं, हाँ तूफानों में भी इलेक्शन हुए, मगर बर्फबारी में पता नहीं क्या, खुदा ना खास्ता कोई कयामत तो नहीं आ जाती है बर्फ में, अगर जैकेट पहन के आप चले जाएं वोट देने के लिए, कोई मैं तो हैरान हूँ इन बातों से। तो जब उनको खुद मौलाना साहब को समझ में आ गई कि आवाम हंस रही है और ये इलेक्शन कमीशन को भी एक्सेप्टेबल नहीं है बहाना, तो उसके बाद उन्होंने अमन और अमान का कोर्ट किया। हालांकि बिलावल साहब ने क्वेटा के अंदर 30 नवंबर को इतना बड़ा जलसा किया, अल्लाह का शुक्र है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कि कोई इस तरह का वाकया नहीं आया। तो सही अमन और अमान, कुछ शायद ऐसे होंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे इशू होगा, मगर ओवरऑल 95-96% पाकिस्तान में अमन और अमान का कोई इस तरह का कोई बड़ा सही मसला नहीं है। इलेक्शन के दिन तो देखें, वैसे भी अगर अमन और अमान पूरे मुल्क में हो भी, इलेक्शन के दिन तो वैसे ही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। जो हारने वाली पार्टी होती है वो कुछ ना कुछ इस तरह का हवाई ठीक फायरिंग या कोई इलेक्शन पोलिंग स्टेशंस में मार-धाड़ सही करती है ताकि इलेक्शंस को डिले किया जाए, वरना ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बार-बार यही है, इलेक्शंस, इलेक्शंस और इलेक्शंस। ठीक है। अच्छा मलिया साहबा, इस मामले पर आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या तहरीक इंसाफ में इतनी मजबूत पोजीशन में है कि वो इलेक्शंस को आगे करवा सके? देखें, इलेक्शन कब होना चाहिए, ये पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी या फजलुर रहमान साहब के लिए, दिस इज नॉट फॉर देम टू डिसाइड, दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने अप्रैल 2022 में, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था इन्होंने कि जी हम 8-9 माह के बाद इलेक्शन कभी भी करवा ले, हम तैयार हैं करवाने के लिए। हालांकि ये भी आइन के मुनाफी बात है, इलेक्शन कमीशन को तनख्वाह ही इस चीज़ की दी जाती है कि उन्होंने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। जब 5 साल की मुद्दत पूरी कर ले असेंबली तो 90 दिन के अंदर अंदर, और अगर जल्दी असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 60 दिन के अंदर अंदर। तो ये भी एक गैर आइनी बात है कि आप कहें कि जी हम 8-9 महीने बाद करवा सकते हैं, और चले 8-9 माह बाद भी आप देखें कि सबसे ज्यादा टाल मटोल इलेक्शन कमीशन करता हुआ नजर आए। अनफॉर्चुनेटली जहां तक बात है कि क्या पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो रुकवा सके इलेक्शन, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खाम ख्याली है। अगर पीटीआई ये समझती है कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो फैसलों को तब्दील करवा सकते हैं रियासती सतह पे, या अगर सिस्टम ये समझे कि पीटीआई की इतनी मैनूवरिंग पावर है कि वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी सियासी जमात इतनी निजाम के ऊपर से होके नहीं आ गई कि वो ये फैसले कर सके। ठीक है, बिल्कुल वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लालचंद माहली साहब, नादिर गबोल और मलिहा हाशमी, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।